Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 8th of December 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर first news है regarding inflation war far from over, RBI hikes rate lowers growth. तो यहाँ पर जो पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट है, उसको इंक्रीज़ किया गया है बाई 35 बेसिस पॉइंट्स। क्यों इंक्रीज़ किया गया है? क्योंकि इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, लेकिन बहुत टाइम से जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा है। Setting the stage for a further rise in lending and deposit rates, the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee Wednesday hiked the repo rate. Repo rate क्या होता है? वो रेट जिस रेट पर RBI मनी लेंड करता है टू बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स बाई 35 बेसिस पॉइंट्स। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 6% से ज़्यादा ही है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो जो ये लिमिट है 2 से 6%, उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। The six-member committee headed by RBI Governor Shaktikanta Das also lowered the GDP forecast for the financial year 2022-23 to 6.8% और इससे पहले जो एस्टिमेट था वो था 7%। अब यहाँ पर क्यों जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम किया गया है? क्योंकि हमें ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। अब इसके बारे में डिटेल में हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई को यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ रही है रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की। तो आरबीआई का इतना ज़्यादा हॉकिश स्टांस क्यों है? इसका एक रीज़न ये भी है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो सीप इन कर चुका है इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। नेक्स्ट है आरबीआई टू बैंक्स बी कॉशियस इन लेंडिंग टू कंपनीज विद एक्सपोजर टू वेस्ट। अब आरबीआई ने ऐसा बैंक्स को क्यों कहा होगा? क्योंकि जिन कंपनीज के एक्सपोजर है वेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में, यूरोप में, तो अमेरिका और यूरोप में हमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप में यहाँ पर रीसेशन भी आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने बैंक्स को कॉशियस किया है कि आप यहाँ पर थोड़े कॉशियस रहो अगर आप यहाँ पर लेंड कर रहे हो उन कंपनीज को जिनका एक्सपोजर वेस्ट में है। The Reserve Bank of India has asked banks to exercise caution in their business plans going forward, specifically on lending to companies with a significant exposure to Europe and America. The concerns have been flagged in the wake of the Russian invasion of Ukraine, following which द गवर्नमेंट हैज़ बीन नजिंग स्टेट ओन्ड बैंक्स की आप यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलो और आप यहाँ पर ट्रेड करो रशिया के साथ। किस में? रशिया की जो करेंसी है रूबल एंड रुपी में ट्रेड होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई ने नज किया था स्टेट ओन्ड बैंक्स को। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। धनकर बिगिंस विंटर सेशन टर्निंग एनजेएसी हीट ऑन सुप्रीम कोर्ट अगेन। तो एनजेक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन और 2015 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो एनजेएसी है ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। तो अभी जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? कलेजियम सिस्टम से। तो ये जो एनजेएसी बॉडी है ये प्रोपोज्ड बॉडी थी जो कि कलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करती। The opposition is planning to seek a discussion on alleged government interference. Opposition का ये कहना है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है in the functioning of the constitutional bodies, for example judiciary, election commission. अब हम चलते हैं आगे। बिल टू रिमूव गवर्नर एज चांसलर ऑफ वेड सिटीज टेबल्ड इन केरला असेंबली। तो केरला यहाँ पर क्या करना चाहता है? केरला यहाँ पर गवर्नर को रिमूव करना चाहता है एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जो गवर्नर होते हैं ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन ये ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि गवर्नर यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। इसीलिए केरला यहाँ पर एक बिल लेकर आ रहा है गवर्नर को रिमूव करने के लिए एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। The bill gives the government the power to remove a chancellor by an order on charges of grave misconduct or other sufficient reasons. Presenting the bill, the minister said the proposed amendment is meant to take away the powers of the governor, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसाज नहीं की है। अब यहाँ पर बात ये बताई गई है कि अगर यूजीसी के नॉर्म्स हैं और अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी लॉज हैं, तो अगर दोनों में हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है तो जो यूनिवर्सिटी के लॉज हैं उनको वॉइड कंसिडर किया जाएगा, विच हैड डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी लॉज कंट्रेरी टू द यूजीसी नॉर्म्स एज वॉइड अब इनिशियो। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लोकसभा टेक्स अप डिबेट ऑन एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल। तो ये जो बिल है इसको यहाँ पर सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले भी एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन बिल को फिर बाद में स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया था। बिल टू मेक अ लॉ टू टैकल मैरीटाइम
पायरेसी इन इंटरनेशनल वाटर्स, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रेजेंट्स कोऑपरेटिव बिल इन लोकसभा टू ईज देयर मर्जर, सेंट इट टू हाउस पैनल। अब गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट किया है कोऑपरेटिव्स को लेकर, और उसमें एक ये प्रोविजन है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्ज हो सकती है। इससे पहले वाला जो एक्ट है उसमें यह है कि कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्ज हो सकती है, कोई भी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्ज नहीं हो सकती है। तो स्टेट्स का क्या कहना है? स्टेट्स का ये कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, और ये जो लॉ है ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज, द बिल्स प्रोविजंस इंक्रोच अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। दे मेंटेन की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड आर एप्रीहेंसिव दैट द अमेंडेड लॉ मे लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, देयर बाई अफेक्टिंग ऑटोनॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो प्रोविजन क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर मर्ज हो सकती है किसी एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। एज पर द प्रेजेंट लॉ इनेक्टेड 20 years ago, only multi-state cooperative societies amalgamate हो सकती हैं to form a new multi-state cooperative society. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। साइक्लोन सेट टू मेक लैंडफॉल ऑन तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट टुडे। इस साइक्लोन का क्या नाम है? इसका नाम है यहाँ पर मैंजोस, और ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर आपको ये पता है कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है केस फॉर अफर्मेटिव कंसेंट। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बताया है कि कंसेंट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रूलिंग में ये कह दिया गया कि अगर फीबल नो है, कि आपने बहुत वीक तरीके से नो बोला, तो इसको यहाँ पर येस ही कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ज़रूरत यह है कि कंसेंट की डेफिनेशन होनी चाहिए। द लॉ कमीशन ऑफ इंडियाज 84th रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन वाई वांट ऑफ कंसेंट इज अ क्रूशियल डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ऑल प्रोसिक्यूशंस ऑफ रेप। तो रेप में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये देखा जाता है क्या यहाँ पर कंसेंट ली गई थी। तो कंसेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कंसेंट की यहाँ पर क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए। सच अ डेफिनेशन वुड एड इन plugging the loopholes that appear in the present definition of consent, which is couched in a language of negation at present। तो हमें यहाँ पर एक कंसेंट की डेफिनेशन लेकर आने की ज़रूरत है, कंक्रीट डेफिनेशन। यहाँ पर इमैनुअल कांत की बात की गई है। इमैनुअल कांत की एक थ्योरी थी जिसका नाम था किंगडम ऑफ एंड्स, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो रैशनल बींग्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनको आप एक मीन्स की तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते हो टू एंड्स, दे आर एन एंड इन देमसेल्व्स। तो इमैनुअल कांत फाउंडेड अ थियरी कॉल्ड किंगडम ऑफ एंड्स, वेयर इन ही आर्ग्यूड दैट रैशनल बींग्स शुड नेवर बी ट्रीटेड मेयरली एज मीन्स टू एंड्स बट एज एंड्स इन देमसेल्व्स। कांत सेज ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रैशनल होते हैं, और उनका जो भी एक्शन होता है ये बेस्ड होता है ऑन मॉरल डेलिब्रेशन, और उनके यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, एंड हैव रीजंट मोटिव्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फ्रॉम दिस कंसेंट कैन बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ रीजंट डेलिब्रेशन, वेइंग द गुड विद द बैड। अब हम चलते हैं आगे। बाकी आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई एमपीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन सेक्शन में। बाकी यहाँ पर आप दिल्ली सिविक पोल्स में यहाँ पर आपकी 134 सीट्स आई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। द गुड जॉब लैग। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस आर्टिकल में सबसे बड़ी बात बताई गई है कि इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बहुत ज़्यादा कम है, और अगर हमें चाहिए कि हमारी जो यहाँ पर ग्रोथ है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमें इंडिया में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। जो कंपनीज हैं वो चाइना से शिफ्ट तो हो रही हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं आ रही हैं, वो बाकी कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो ऐसा हमें क्या करने की ज़रूरत है कि कंपनीज अगर शिफ्ट हो चाइना से तो वो इंडिया में आए, तो हमें ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है आई थिंक मेंस में कि इंडिया ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है जॉबलेस ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके कमेंसुरेट इंडिया में जॉब्स नहीं क्रिएट हुई हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है। सेवरल एजेंसीज इंक्लूडिंग द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक हैव प्रोजेक्टेड लोअर ग्रोथ रेट्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 23 देन द 7.2% जो कि एस्टिमेट किया था आरबीआई के द्वारा अप्रैल में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल इन्फ्लेशन है, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी टाइटनिंग और यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट तो है ही।
कंपनी एंड बैंक बैलेंस शीट्स आर हेल्दियर, क्रेडिट ग्रोथ राइज हो रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्रीज होगी। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आवर बिगेस्ट कंसर्न रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट, एन इशू दैट हैज परसिस्टेड ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। तो इंडिया में आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर से वर्कफोर्स है वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स में एब्जॉर्व नहीं हो पाई। जॉब ग्रोथ इज क्रूशियल अगर हमें कंट्री की पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। पॉवर्टी के बारे में हमारे पास रीसेंट डेटा नहीं है, क्योंकि 2017 और 18 का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे था उसको यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया था। इट वॉज अबेंडेंड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, एज देयर हैज बीन नो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे सिंस 2011-12 एंड 2017-18 सर्वे वॉज अबेंडेंड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। लेकिन ऑथर का ये कहना है पॉवर्टी अराउंड 10% होगी कंट्रीज की पॉपुलेशन का, अ लो नंबर कंपेयर टू द पास्ट। लेकिन इसका मतलब भी ये है कि 140 मिलियन पीपल जो है वो अभी भी पॉवर्टी में रह रहे हैं। मनरेगा की डिमांड इंक्रीज हो रही है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में यहाँ पर इतने सारे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फूड प्रोवाइड किया गया था। तो इन सब से ये पता किया जा सकता है कि इंडिया में पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसका एक रीज़न क्या है, इसका एक रीज़न ये है कि हम यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स को जनरेट नहीं कर पाए हैं। 1991 रिफॉर्म्स के बाद ये लगा था कि इंडिया में जो वेज लेवल्स हैं वो कम है, और जिसकी वजह से इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन ऐसा हमें होता हुआ कुछ नहीं दिखाई दिया। दिस वॉज द पाथ जो कि फॉलो किया गया था बाय द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, जहां पर हाई ग्रोथ एंड रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिला। बट फॉर इंडिया ये हमेशा से एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया। चाइना में जो वेज लेवल है वो राइज कर रहे हैं, तो चाइना से जो कंपनीज है वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करेंगी, तो वो इंडिया में क्यों नहीं शिफ्ट कर रही हैं। इवन विद राइजिंग वेज लेवल्स इन चाइना, मैन्युफैक्चरिंग इज शिफ्टिंग टू कंट्रीज अदर देन इंडिया। तो चाइना से जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं वो दूसरे कंट्रीज में कर रही हैं, लेकिन इंडिया में शिफ्ट नहीं कर रही हैं। द PLI स्कीम हैज बीन रोल्ड आउट टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लाया गया था मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए। इट मे नीड सम ट्विकिंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एज चाइना वेकेट्स स्पेस इन दिस एरिया। तो हमें ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। एन अलार्मिंग एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, ये बहुत ज़्यादा कम है। अब ऐसा क्या है कि हमारी विमेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है उसमें आपको बहुत सारी वर्किंग विमेन मिलेंगी, and that of the Southeast Asian countries in exports and manufacturing stems from the large number of women working in their factories. A positive trend in India has been the growing trend in girls attending schools. तो इंडिया में ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो स्कूल्स अटेंड कर रही हैं, कॉलेजेस अटेंड कर रही हैं, लेकिन इसका हमें रिजल्ट ये नहीं दिखा है कि जो एजुकेटेड वुमेन हैं वो यहाँ पर वर्क कर रही हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन, दे आर स्टिल नॉट वर्किंग। द रूपी हैज़ बीन ओवर वैल्यूड फॉर लॉन्ग। अब ऑथर ने एक बात और कही है कि रूपी हमारा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो रूपी को हमें डेप्रिशिएट होते देना चाहिए। लेकिन हाँ, रूपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो इस कैलिब्रेटेड वे में हो, लेकिन रूपी को यहाँ पर डेप्रिशिएट होगा तभी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे। द रूपी हैज़ बीन ओवर वैल्यूड फॉर लॉन्ग एंड नीड्स टू बी अलाउड टू डेप्रिशिएट दो इन अ कैलिब्रेटेड वे, ensuring external and financial stability. An overvalued rupee has discouraged the export of labor intensive manufacturing goods, क्योंकि जो हमारा सामान है वो महंगा दिखता है, तो अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इसकी वजह से जो हमारा सामान है वो थोड़ा सस्ता दिखेगा और हमारे गुड्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे। Domestic producers of goods that compete with imports into our markets have been impacted, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर cheaper imports का इन्फ्लो हो जाता है। Problems that have come to the fore post pandemic include the health of MSMEs. Accurate information on this is somewhat scarce, लेकिन anecdotal evidence है कि ये जो सेक्टर है MSME सेक्टर ये बहुत ज़्यादा हिट है देन द फॉर्मल सेक्टर। ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट इंडिया बेटर कर रहा है एडवांस्ड इकोनॉमी से, लेकिन तब भी देखें तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 6% से ज़्यादा है, बट वी स्टिल हैव अ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की अगर आप यहाँ पर इन्फ्लेशन देखो और RBI का पॉलिसी रेट देखो तो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। हेंस द पॉलिसी रेट नीड्स टू राइज फर्दर प्रोवाइडिंग अ पुश टू फाइनेंशियल सेविंग्स। तो यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि ये जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रेपो रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो लोग जो हैं वो ज़्यादा सेव करेंगे और यहाँ पर बैंक से लोन कम लेंगे क्योंकि लोन यहाँ पर महंगा हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अ पुश टू फाइनेंशियल सेविंग्स विच आर नीडेड टू जनरेट हायर इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। फिर यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल सेविंग्स होगी, उसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा फॉर द ग्रोथ। अब हम चलते हैं आगे।
SC status for converts, top court to see if it needs to await report। तो इसके लिए कौन सी कमीशन बनाई गई थी? अभी रिसेंटली इसके बारे में कमीशन बनाई गई थी, जो कि हमने डिस्कस भी किया गया था। तो सरकार ने एक कमीशन बनाई थी, अपॉइंटेड बाय द सेंटर अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन, बिफोर वेंचरिंग टू एग्जामिन पिटिशंस, जो कि यहाँ पर ये सीख कर रहे हैं कि SC स्टेटस उन कन्वर्ट्स को भी मिलना चाहिए जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं उनको भी यहाँ पर SC स्टेटस मिलना चाहिए। भूषण सेड द टॉप कोर्ट हैड अर्लियर रूल्ड दैट कि कोई पर्सन अगर SC कम्युनिटी से है लेकिन उसके फोर फादर्स, उसके दादा परदादा किसी जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब तो उनको SC स्टेटस नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर उनका जो बच्चा है वो अगर वापस से हिंदू में कन्वर्ट होता है तो उसको यहाँ पर SC स्टेटस मिलेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हैड अर्लियर रूल्ड दैट अ पर्सन फ्रॉम SC कम्युनिटी हुज forefathers converted to Christianity or Islam who then returns to Hinduism will automatically be entitled to SC status, क्योंकि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर सेम डिसेबिलिटी सफ़र करेगा डिस्पाइट कन्वर्जन अंडरटेकन बाय हिज फोरफादर्स। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले ये जो SC कंसिडर किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, ये सिर्फ हिंदूज में ही कंसिडर किया जाता था, ये सिर्फ यहाँ पर हिंदू के रिलीजन में ही था। बाद में इसको एमेंड करके इंक्लूड किया गया था सिक्स की, सिक्स में भी यहाँ पर SC का स्टेटस मिलेगा, फिर बुद्धिस्ट उसमें भी यहाँ पर SC का स्टेटस मिलेगा, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियंस में SC का स्टेटस नहीं मिलता है। तो उसके बारे में ही यहाँ पर पिटीशन है कि यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में, उनको भी यहाँ पर SC का स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड इट विल डिसाइड वेदर टू वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, जो कि सेंटर ने अपॉइंट की है अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन, बिफोर वेंचरिंग टू एग्जामिन पिटीशंस सीकिंग कि SC स्टेटस उन कन्वर्ट्स को भी मिलना चाहिए जो कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर जो डिमांड की गई है वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ये कौन सा एरिया चाहते हैं? तो ये चाहते हैं वी आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट नॉट ओनली फॉर द इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस पीपल के लिए तो चाहते ही हैं जो कि वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, बट ऑल्सो फॉर ऑल कम्युनिटीज़ जो कि रहती है इन द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAADC, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, and we believe that all communities, Hindus, Bengalis, Muslim, Buddhist, everyone should prosper and be given equal safeguards and rights, जो कि अभी नहीं दिया जा रहा है जब वो यहाँ पर त्रिपुरा में रहते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का क्या मीनिंग होता है? तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट इज अदरवाइज अंडर रिप्रेजेंटेड इन सच फोरम। सो G20 में हम यहाँ पर वॉइस बनेंगे ग्लोबल साउथ की। द टर्म हैज सिंस बीन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया गए थे तो इन्होंने ये कहा था कि पोलराइजेशन कहीं भी हो, पोलराइजेशन हमें यूरोप में दिख रहा है लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? ग्लोबल साउथ, क्योंकि यहाँ पर फूड के प्राइसेस ज़्यादा है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस ज़्यादा हैं। वॉट इट मीन्स, ग्लोबल नॉर्थ यहाँ पर कौन से कंट्रीज़ को लूजली रेफर करता है? US, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज को इंक्लूड करता है जो कि हैं एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। मैनी अदर कैटेगराइजेशंस ऑफ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड वेस्ट कैटेगराइजेशन है। जो यहाँ पर वेस्ट है वो उन कंट्रीज के लिए स्टैंड करता है जहाँ पर ग्रेटर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगा। दूसरा कैटेगराइजेशन यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड का था, लेकिन बाद में यहाँ पर USSR का विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसीलिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड ये वैलिड नहीं है। हाउएवर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR इन 1991 द फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ये एक्यूरेट थी ही नहीं। ईस्ट वेस्ट बाइनरी वॉज कंसिडर्ड टू ब्रॉड लंपिंग टुगेदर डाइवर्स कंट्रीज। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ये ज़्यादा एक्यूरेट है। दे आर आर्ग्यूएबली मोर एक्यूरेट इन ग्रुपिंग, मेजरिंग सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर। अनदर कॉमनलिटी बिटवीन द साउथ कंट्रीज की यहाँ पर हिस्ट्री मिल जाएगी आपको कोलोनाइजेशन की, कि इनको यहाँ पर कोलोनाइज किया गया था लार्जली एट द हैंड्स ऑफ यूरोपियन पावर्स। और ये जो ग्लोबल साउथ का रीजन है इसको हिस्टोरिकली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज परमानेंट मेंबरशिप नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। अब बात ये भी है कि ग्लोबल साउथ अगर देखो तो ग्लोबल साउथ में यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज भी आ रहे हैं और एशियन कंट्रीज भी आ रहे हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज से कंपेयर करें। ऑल्सो इन द राइज ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस द कंटिन्यूड नेग्लेक्ट ऑफ अफ्रीका ऑल्सो पार्ट ऑफ द साउथ हैज़ बीन क्वेश्चन्ड। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। RBI ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है इसको यहाँ पर कट कर दिया है और यहाँ पर इन्फ्लेशन फोरकास्ट को मेंटेन रखा है और रेपो रेट को यहाँ पर इंक्रीज किया है बाई 35 बेसिस पॉइंट्स। What is the need for monetary policy review?
इन इंडिया आरबीआई को यहाँ पर इंट्रस्ट किया गया है कि आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी को डिवाइस करने की, और उसमें आपका यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो ये है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ग्रोथ जो ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। तो विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, तो आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। सेंट्रल बैंक इज सपोज टू टारगेट अ 4% रिटेल इन्फ्लेशन लेवल, और बाकी ये वेरी कर सकता है 2 से लेकर 6% के बीच में। द सेंट्रल बैंक इज सपोज टू टारगेट अ 4% रिटेल इन्फ्लेशन लेवल, ऑल्दो द आरबीआई हैज द लीवे ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप टू 6% और फेलिंग टू 2% इन एनी पर्टिकुलर मंथ। टिपिकली जब इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अब फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कोई इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस राइज होता है, तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ प्रतिशत जो इन्फ्लेशन का होता है वो ज़रूरी होता है। सम डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल एज इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ऐसे ही आप यहाँ पर रिवर्ट सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आने वाले समय में लोगों को ये लगेगा कि हमें डिफ्लेशन देखने को मिलेगा, तो इस वजह से क्या होगा, लोग यहाँ पर डिमांड करेंगे ही नहीं, वो अपनी डिमांड को यहाँ पर पोस्टपोन कर देंगे कि नेक्स्ट महीने यहाँ पर सस्ता होगा तो मैं नेक्स्ट महीने ले लूँगा। तो इफ एवरीवन थॉट थिंग्स विल बी चीपर टुमारो और नेक्स्ट मंथ, दे वुड डिफर देयर परचेजेस एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए इन्फ्लेशन कुछ परसेंटेज का होना चाहिए इकोनॉमी में। व्हेन इन्फ्लेशन रन्स हाई तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर यहाँ पर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन्स यहाँ पर महंगे हो जाते हैं। डूइंग दिस इंसेंटिवाइजेस सेविंग्स, और ये एक्सपेंडिचर को डिसइंसेंटिवाइज करता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्टेल हो जाती है और जीडीपी भी कर्टेल हो जाती है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर कम हो जाता है। इन टाइम्स ऑफ वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी आरबीआई रेपो रेट को कट करता है एंड बाय द रिवर्स लॉजिक बूस्ट डिमांड एंड इकोनॉमिक आउटपुट। अब बात यह है कि जो इन्फ्लेशन हमें अभी देखने को मिल रहा है इंडिया में, वो क्या डिमांड की वजह से है। लोग क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई है। अब सप्लाई क्यों कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रहा है, उससे पहले कोविड था, जिसकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्शंस थी, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। All these decisions are taken by the MPC, जो कि हर 2 महीने में एक बार मिलती है, to assess inflation and growth outlook. What is the significance of the latest policy review? This has happened for a variety of reasons. In particular, India यहाँ पर experience कर रहा था severe growth slowdown before the COVID pandemic, और ये वर्स हो गया था by the lockdowns during COVID, while inflation shot up on account of supply disruptions. तो inflation इस वजह से नहीं बढ़ा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, डिमांड जो प्री कोविड टाइम में थी उतनी ही डिमांड थी, लेकिन बात यह है कि सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें डिमांड ज्यादा लगने लग गई। फॉर अ वाइल द आरबीआई हैज प्रायोरिटाइज्ड इकोनॉमिक रिकवरी, तो स्टार्टिंग में भी इन्फ्लेशन ज्यादा था, लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ग्रोथ यहाँ पर सेकेंडरी है। इनफैक्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 6% मार्क से ज्यादा ही रहा है। वॉट इज द लेटेस्ट आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें तो कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन इज अराइव्ड एट बाय रिमूविंग द इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन इंक्लूड किया जाता है। अगर हम फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन रिमूव कर दें, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, फूड और यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, उसके बाद भी कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा ही है। कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है ये ब्रॉड बेस्ड हो चुका है, हायर प्राइसेस यहाँ पर सीप कर चुके हैं थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए आरबीआई यहाँ पर ये सोच रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कोर इन्फ्लेशन ऑन द अदर हैंड इज गोइंग अप एंड दस इट में पुश द आरबीआई टू टेक अ मोर हॉकिश स्टैंस फ्रॉम हेयर ऑन। हॉकिश का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में भी हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी बॉट दैट प्रोमिसेस एन एआई रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर चैट जीपीटी की बात की गई, जो कि क्या है, जो कि एक बॉट है। इट इज़ अ कॉन्वर्सेशनल एआई, और ये वैसे ही क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है जैसे कि ह्यूमंस कर सकते हैं। एटलीस्ट ये प्रॉमिस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि ये यहाँ पर वैसे ही आंसर कर सकता है क्वेश्चंस जैसे कि ह्यूमन कर सकते हैं। OpenAI says ChatGPT, which is based on the company's GPT 3.5 series of language learning models. GPT क्या है, ये है Generative Pre-trained Transformer 3, अ कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल जो कि रिलाई करती है डीप लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकें। डीप लर्निंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो मशीन को वो कुछ सिखाना जो कि ह्यूमन को आता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवरलेस कार्स, तो ड्राइवरलेस कार्स क्या है, तो ड्राइवरलेस कार्स यहाँ पर एग्जाम्पल है डीप लर्निंग टेक्निक का। यहाँ पर मैंने नोट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं।
डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट टीचर्स कंप्यूटर्स टू डू जो कि नेचुरली ह्यूमंस को आता है. डीप लर्निंग इज अ की टेक्नोलॉजी बिहाइंड ड्राइवरलेस कार्स इनेबलिंग देम कि यहाँ पर कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टॉप साइन को और टू डिस्टिंग्विश अ पेडेस्ट्रियन फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. अब प्रॉब्लम ये है कि मशीन्स को जो ट्रेन करता है वो तो ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन में जो भी बाइसेस होंगी वो सारी आपको मशीन्स में दिखेंगी. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन जो है वो रेसिस्ट है तो आपको मशीन भी रेसिस्ट ही दिखेगी. तो ये हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें वो सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है जो कि हमें ह्यूमंस में देखने को मिलती है. जो हमें ह्यूमंस में बाइसेस देखने को मिलते हैं वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देखने को मिलेंगे. बट द रिस्पॉन्सेज आर नॉट विदाउट फ्लॉज. OpenAI says the chatbot can sometimes give plausible sounding but incorrect or nonsensical answers. और यहाँ पर सर्टेन फ्रेजेस को ओवर यूज किया जा रहा है ड्यू टू बाइसेस इन द ट्रेनिंग डेटा. सम हैव नोटेड दैट द चैटबॉट डिस्प्लेस्ड रेशियल एंड सेक्सिस्ट बाइसेस विच रिमेन्स अ प्रॉब्लम विद ऑलमोस्ट ऑल AI मॉडल्स. क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन ही ट्रेन कर रहा है तो ह्यूमन के अंदर जो भी बाइसेस होंगे वो आपको AI में मिलेंगे ही मिलेंगे. अब यहाँ पर गूगल के एक चैटबॉट की बात की गई जिसका नाम है लेमडा, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. गूगल का एक चैटबॉट है जिसका नाम है लेमडा. नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली सिविक पोल्स के बारे में. एटलीस्ट 25 अरेस्टेड इन जर्मनी ऑन सस्पेशन ऑफ प्लान टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट. तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते थे. जर्मन पार्लियामेंट को कहते हैं रीक स्टैग. ये है जर्मन पार्लियामेंट का नाम. तो ये जर्मन वर्ड है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है रीक स्टैग. अब ये लोग यहाँ पर क्यों ओवरथ्रो करना चाहते थे? इनका ये मानना था कि जो जर्मनी है इसको कंट्रोल किया जा रहा है डीप स्टेट के द्वारा. सम ऑफ देम आर डिवोटेड टू द जर्मन एम्पायर अंडर मोनार्की वाइल सम आर अडहेरेंट्स ऑफ नाजी आइडियाज एंड दे बिलीव कि जर्मनी अभी भी मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंडर है. दे आर कन्विंस्ड कि जर्मनी यहाँ पर रूल किया जा रहा है बाय अ डीप स्टेट. तो डीप स्टेट आप मान सकते हो कि कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज या मिलिट्री जो कि इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके का सीक्रेट मैनिपुलेशन कर रहे हैं या तो कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. शी विजिट सऊदी अरेबिया टू सीमेंट गल्फ अरब टाइज. तो यहाँ पर जो शी जिनपिंग है ये गए हुए हैं सऊदी अरेबिया. जो सऊदी अरेबिया और वाशिंगटन के रिलेशन है इसमें हमें स्ट्रेन देखने को मिल रहा है. उसके अलग रीजन है कि सऊदी अरेबिया और यहाँ पर USA के रिलेशंस में क्यों स्ट्रेन है. और यहाँ पर इसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है ये अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इसमें एक हो सकता है चाइना. नेक्स्ट है यहाँ पर इकॉनमी पेज पर. तो यहाँ पर रोडटैप की बात की गई है. Government extended RoDTEP export benefits to chemicals, pharma and products of iron and steel for a specified period. RoDTEP क्या है? तो ये एक स्कीम है जिसका नाम है Remission of Duties and Taxes on Exported Products. इस स्कीम में क्या किया जाता है? तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई भी अगर सेंट्रल, स्टेट या लोकल ड्यूटीज़ या कोई भी टैक्सेस होते हैं उसका रिफंड दे दिया जाता है. ठीक है, उसका रिफंड दे दिया जाता है और जिसकी वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं. तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? कीप अ यूजर नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट. उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स. हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, डेली PDFs मिलेंगी, डेली क्विजेज मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडिट टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो आई थिंक आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.